हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस पॉइंट पीसीएस। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस सेशन में जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा लाइव क्यूज के अंतर्गत झारखंड सामान्य अध्ययन का एपिसोड नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इस सेशन से बदलाव कुछ किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। हम लोग यहाँ पर डेली मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और इसके लिए एक टाइम फिक्स कर दिया गया है कि आपका ये डेली 9 एएमसी होगा और ये अल्टरनेट क्लासेस होंगे। जैसा कि आपको पता है, प्रारंभिक परीक्षा में 2 जीएस होते हैं, एक जीएस 1 जिसमें कि सामान्य अध्ययन के टॉपिक शामिल किए गए हैं और एक आपका जीएस 2 झारखंड सामान्य अध्ययन के, उसमें वह टॉपिक शामिल किए जाते हैं। अब ये क्लासेस आपका अल्टरनेट डे होगा। जैसे कि आज आपका झारखंड सामान्य अध्ययन से प्रश्न होगा तो नेक्स्ट डे आपका सामान्य अध्ययन जो जीएस 1 के सेगमेंट है उससे लाइव डिस्कस किया जाएगा और इसमें रोजाना आपका 15 हर वीडियो में 15 प्रश्न आज से शामिल किए जाएंगे। और ये सारे जो वीडियोस हैं, लाइव सेशन है, हमारे एएस पॉइंट पीसीएस चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले न्यू लाइव सेशन और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज का सेशन हम लोग एपिसोड नंबर 6 के अभ्यास प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा देवघर का बाबा वैद्यनाथ मंदिर, जहां हर साल श्रावणी मेला लगता है, इस बार मंदिर की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है आपका 1560 में, 1565 में, 1556 में या फिर 1550 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1556 में इसे स्थापित किया गया था। संबंधित तथ्य देखते हैं। इस बार विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम, जहां पर हर साल श्रावणी मेला लगता है, चर्चा में रहा है। और चर्चा में रहने का मुख्य कारण है क्योंकि यहां पर कई सालों के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि यहां पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जो श्रावणी मेला आयोजित किया जाता था, इस साल स्थगित करना पड़ा। और इसके पीछे जो प्रमुख कारण था वो कोरोना वायरस था। और ये राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार और झारखंड हाई कोर्ट के आदेशानुसार श्रावणी मेला को स्थगित कर दिया गया। यहां कोई भी श्रद्धालु जाकर अपना पूजा पाठ नहीं कर सकते। मंदिर में ऐसे पूजा पाठ हो रही है जिसका ऑनलाइन प्रसारण किया भी जा रहा है। आपको बता दें, करीब लाखों लोग इस श्रावणी मेला में जाते थे, जहां पर 1 महीने तक ये मेला चलता था। ऐसे तो बाबा वैद्यनाथ मंदिर में हर साल पूजा होती रहती है, हर दिन, लेकिन ये सावन का महीना जो होता है एक विशेष महत्व रखता है और हर जगह से लोग यहाँ पर आते हैं और पूजा पाठ करते थे, लेकिन इस बार स्थगित करना पड़ा। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो श्रावणी मेला लगता है, जो कि 1 महीने करीब चलता है, इस मौसम में, सावन महीने में, श्रद्धालु क्या होते हैं, कांवरिये के रूप में भागलपुर के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर बाबा धाम तक करीब 98 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करके बाबा को जल चढ़ाते हैं। और ये जो अपना यात्रा प्रारंभ करते हैं, सुल्तानगंज से प्रारंभ किया जाता है। आपको बता दें, ये मंदिर जो स्थापित किया गया था 1956 में स्थापित किया गया था, जब एक बैजू नाम के व्यक्ति के द्वारा इस शिवलिंग की खोज की गई थी। बाबा वैद्यनाथ धाम जो शिवलिंग के जो शिव मंदिर है उसमें स्थापित किया गया है और इसी का नाम, इसीलिए इसे वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। आगे अगर हम बात करें तो बाबा वैद्यनाथ मंदिर झारखंड बिहार का एक धार्मिक स्थल है, जो कि हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है। और शिव पुराण के अनुसार देवघर का बाबा धाम जो है आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। अविभाजित बिहार के समय से ही देवघर का एक राज्य के साथ पूरे देश में, विश्व में एक विशेष स्थान रहा है। और ऐसी मान्यता भी है कि रावण द्वारा भगवान शिव को लंका ले जाने के क्रम में उनकी स्थापना की गई थी। चूंकि सावन महीने में या फिर अन्य दिनों में जब पूजा की जाती है और लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, इसीलिए इस धाम को कामना लिंग के भी नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि आपका यहाँ पर एक विशेष चीज आपको देखने को मिलेगी। वो विशेष क्या है? विश्व के सभी शिव मंदिरों में, चूंकि बाबा वैद्यनाथ मंदिर एक शिव मंदिर है, विश्व के या फिर भारत के अन्य शिव मंदिर में आप जाइएगा तो वहां पर त्रिशूल, मंदिरों के शीर्ष पर जो होता है त्रिशूल लगा हुआ रहता है, त्रिशूल। लेकिन बाबा वैद्यनाथ धाम परिसर के जो शिव हैं, पार्वती है, लक्ष्मी नारायण एवं अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगा हुआ है। एक ये विशेष महत्व है इसका, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें ऐसी भी मान्यता है कि जो शिवलिंग होता है या फिर जो भगवान शिव की मूर्ति होती है, उस पर बेल के पत्ता, जो एक बेल का पेड़ होता है, उसके पत्ते को चढ़ाने का विशेष महत्व है। तो ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो जो प्रश्न था उसका सीधा सा था कि कब यह स्थापित हुआ है, तो 1956 में ये 1556 में यह स्थापित हुआ था।
तो चलिए आज का जो एपिसोड नंबर 7 है उसका पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, झारखंड में प्राचीन राजवंश नागवंशी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपका ए, फनी मुकुट राय के शासन में छोटा नागपुर में जनजातियों की बहुलता थी। बी ऑप्शन है आपका, 66 परगनों से सज्जित नागवंश सबसे अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली राज्य था उस समय। और सी है आपका, चौथा नागवंशी राजा प्रताप राय था जिसने चुटिया को अपनी राजधानी बनाया था। और डी है आपका, उपयुक्त सारे कथन सही है। अब बात करते हैं इससे संबंधित तथ्य के बारे में। आपको बता दें, अगर हम झारखंड में प्राचीन राजवंशों में बात करते हैं तो उसमें नागवंशी जो राजवंश है वो सबसे अधिक प्रभावशाली एवं शक्तिशाली राज्य था, जिसकी स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी और उन्हें आदि पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। उन्होंने सबसे पहले इसे जो राजधानी अपनी स्थापित की थी, सूते आंबे को अपना राजधानी स्थापित किया था। वहीं पर एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण कराया गया था। फनी मुकुट राय के काल में छोटा नागपुर में जनजातियों की बहुलता थी, लेकिन यह भी सत्य है कि उसमें बहुत सारे स्वर्ण जनजातियां मतलब कि अन्य जनजातियां भी वहां पनपने लगी थी, जैसे कि आपका ब्राह्मण, राजपूत आदि भी उसमें शामिल थे। चौथा नागवंशी राजा प्रताप राय था, जिसने स्वर्ण रेखा नदी के किनारे तट पर जो स्थित था शहर चुटिया को राजधानी बनाया था अपना। इसके बाद एक राजा हुआ भीमकर्ण, उन्होंने जिसने सुरगुजा के राजा के आक्रमण के बाद अपनी राजधानी चुटिया से खोखरा में हस्तांतरित कर दिया। इसको ध्यान में रखिएगा, खोखरा, इसे या फिर खोखरा के भी नाम से जानते हैं, तो वहां पर इसे स्थापित कर दिया। अब यहां पर जो प्रश्न दिया गया था उसमें 3 स्टेटमेंट थे और इसके बेसिस पर आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट ए, बी और सी, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पर डी होगा, उपयुक्त सारे कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, डॉक्टर सैयद अहमद झारखंड में कब से कब तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में रहे थे? ऑप्शन है आपका 2011 से 2015, बी है आपका 2016 से 2018, सी है आपका 2014 से 2018 या फिर डी है आपका 2009 से 2012। संबंधित तथ्य देखते हैं। डॉक्टर सैयद अहमद 4 सितंबर 2011 से 16 मई 2015 के मध्य झारखंड के राज्यपाल रहे। इसके अलावा मणिपुर के राज्यपाल भी वो रहे थे और उनका हाल ही में निधन हो गया था। 70 वर्षीय अहमद का जो निधन हुआ था कैंसर की बीमारी की वजह से निधन हुआ था। इसमें जो प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड में वो कब से कब तक वो राज्यपाल के रूप में रहे थे, तो 2011 से लेकर 2015 के बीच में वो राज्यपाल रहे थे। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल ए होगा। प्रश्न संख्या 3 है आपका, 29 दिसंबर 2019 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। इससे संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको फाइंड आउट करना है। पहला, वह तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। दूसरा, राज्य की 81 संसदीय विधानसभा सीटों में बीजेपी को 30 सीटें प्राप्त हुई। तीसरा है आपका, चुनाव परिणामों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले विपक्षी झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन ने 81 सीटों में 47 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। और डी है आपका कि उपयुक्त सारे कथन सत्य है। चलिए हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है हाल ही में आपका विधानसभा चुनाव हुआ था जिसके परिणाम आए, उसके बाद सरकार बनी हेमंत सरकार का, जो कि एक आपका गठबंधन वाली सरकार थी। इसमें कांग्रेस थे, राजद था और जेएमएम था, और ये तीनों मिलकर बहुमत साबित भी किए थे और उन्होंने अपना सरकार बनाया जिसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने थे। और वो राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, न कि तीसरी बार। पहले भी एक बार वो मुख्यमंत्री रहे थे और ये आपका दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे। अगर हम व्यक्ति के रूप में बात करें तो वो राज्य के 11वें मुख्यमंत्री थे, मतलब कि अभी तक झारखंड में 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऐसे अगर हम इंडिविजुअल बात करें तो एक मुख्यमंत्री 2 बार 3 बार भी बने हैं, जैसे कि हेमंत सोरेन 2 बार बन चुके हैं, लेकिन अभी तक 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं इन 20 सालों में। उन्होंने इससे पहले रघुवर दास थे मुख्यमंत्री, उनका स्थान लिया।
राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। 23 दिसंबर 2019 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव में 81 संसदीय विधानसभा चुनाव परिणाम में झामुमो के नेतृत्व वाली विपक्षी झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन ने 47 सीटें स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, जबकि जो भाजपा जो पराजित सरकार थी उन्होंने सिर्फ 25 सीटें हासिल की थी। अब यहां पर बात करते हैं पहला कथन, वो राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, जो कि बिल्कुल गलत है। राज्य के 81 विधानसभा संसदीय सीटों में बीजेपी को 30 सीटें मिली, ये भी गलत है क्योंकि ये 25 सीटें मिली थी। और तीसरा पॉइंट है आपका बिल्कुल सही है, जेएमएम जिसके नेतृत्व में सरकार बनी, झामुमो कांग्रेस और राजद की गठबंधन वाली सरकार थी, 81 में से उन्हें 47 सीटें मिली थी तीनों को मिला के। तो थर्ड कथन आपका बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न आपके सामने है, जुलाई 2019 में संपन्न झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में संविधान संशोधन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। यह योजना कब से प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है आपका 14 अप्रैल 2012, बी है आपका 14 अप्रैल 2014, सी है आपका 14 अप्रैल 2015 और डी है आपका 14 अप्रैल 2016। संबंधित तथ्य देखते हैं। जुलाई 2019 में जब झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, उनकी झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में संशोधन मंजूरी प्रदान की गई। जैसे कि पहले क्या था कि इस योजना के तहत जो लाभार्थी शामिल किए जाते थे, जिन्हें आवास उपलब्ध कराया जाता था, तो उनके लिए जाति आधारित जनगणना जो 2011 हुआ था, उसके आधार पर उन्हें आवास दिया जाता था, जिन्हें गरीब माना जाता था। इसमें नया संशोधन किया गया, तो इसमें जो उस जिले के उपायुक्त हैं वो अपने आधार पर, जैसे कि कोई किसी के पास आवास विहीन है और उसका नाम जाति आधारित जनगणना में नहीं है, और भी अन्य मापदंड के आधार पर जो घर नहीं है, जिसके पास इनकम है, तो उनको बेस बनाकर उन्हें आवास उपलब्ध कराने का इस कैबिनेट ने डिसीजन लिया था। और ये सारे उपायुक्त को जांच, जो डीसी होते हैं जिले के उपायुक्त, जांच के बाद उन्हें आवंटित करेंगे। तो ये संशोधन किया गया था। अब इसमें जो प्रश्न पूछा गया था कि ये योजना कब से प्रारंभ की गई थी, तो ये योजना जो है आपका 14 अप्रैल 2016 से झारखंड में प्रारंभ की गई थी। प्रश्न संख्या 5 है आपका, विश्व बैंक ने झारखंड के नगरीय निकायों के आधारभूत संरचना के विकास तथा संबंधित संस्थानों की क्षमता विकास के लिए कितनी राशि के ऋण की मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपका 147 मिलियन डॉलर, 165 मिलियन डॉलर, 180 मिलियन डॉलर या फिर 200 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक आपको पता होगा, ये एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है, जो कि विभिन्न जो इसके सदस्य देश होते हैं उन्हें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करती है, चाहे वो किसी भी सामाजिक आर्थिक स्थिति हो, किसी के डेवलपमेंट के लिए, या फिर जो प्राकृतिक आपदा होती है उनसे बचाव के लिए, उनके निवारण के लिए आर्थिक लोन वगैरह देती है। इसने भी झारखंड में नगरीय जो निकाय हैं उनकी आधारभूत संरचना के लिए 24 जून 2019 को 147 मिलियन डॉलर की राशि प्रदान की। इससे जो झारखंड के जो नगरीय निकाय हैं उनकी जो सौंदर्यीकरण है या फिर बुनियादी कार्य है, उन्हें डेवलपमेंट किया जाएगा। विश्व बैंक ने झारखंड म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत यह ऋण स्वीकृत किया है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, की ओर से दिए गए ऋण में 7 साल की छूट अवधि होगी और 22.5 साल की अंतिम प्रवक्ता अवधि को शामिल किया गया है। जो प्रश्न पूछा गया था कि कितने राशि आवंटित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, 147 मिलियन डॉलर दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 है आपका, किस वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जमशेदपुर झारखंड में पंचायती राज सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शन है आपका 2014, 2015, 2016 और 2017।
आपको पता है कि संविधान संशोधन एक आपने स्टडी किया होगा पॉलिटी सेक्शन में, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था के तहत पंचायती राज व्यवस्था स्थापित किया गया था कि पंचायती स्तर पर भी जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उसे निवारण किया जाएगा कि को ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों के माध्यम से संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी आया था। अतः इसी दिन की वर्षगांठ के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर झारखंड की राजधानी ये झारखंड की राजधानी नहीं होगा, झारखंड में जमशेदपुर में पंचायती राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया था वर्ष 2016 में। प्रश्न जो पूछा गया था आपका कि जो पंचायती राज सम्मेलन है जमशेदपुर झारखंड में कब आयोजित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा सी, 2016 में ये आयोजित हुआ था पंचायती राज दिवस के अवसर पर। प्रश्न संख्या 7 है आपका, झारखंड के जमशेदपुर जिले में कीनन स्टेडियम अवस्थित है। इसकी दर्शक क्षमता करीब है 50,000, 30,000, 20,000, 25,000। जो जमशेदपुर में स्थित है आपका कीनन स्टेडियम, यह देश का एक प्रमुख स्टेडियम है जहां पर क्रिकेट और फुटबॉल के खेलों का आयोजन किया जाता है। स्टेडियम का जो रख रखाव है टाटा स्टील के द्वारा किया जाता है और इसकी जो दर्शक क्षमता है करीब 20,000 एक साथ बैठ के देख सकते हैं। प्रश्न जो पूछा गया था कि आपका कि दर्शक क्षमता कितना है, तो इसका सही उत्तर होगा 20,000। प्रश्न संख्या 8 है आपका, झारखंड में महात्मा गांधी के बाद सक्रिय भूमिका निभाने वाले ब्लैंक है आपका को 1916 से 1919 के तक रांची में नजरबंद रखा गया था। तो आपको नाम बताना है किन्हें नजरबंद रखा गया था। ऑप्शन ए है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सी है आपका सुभाष चंद्र बोस और डी है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। संबंधित तथ्य देखते हैं। जैसे कि आपको पता है आधुनिक इतिहास में हम लोग स्टडी भी करते हैं और झारखंड, चूंकि ये झारखंड से ही जुड़ा हुआ है, तो आपको बता दें जब से महात्मा गांधी भारत में आए थे तो उनकी सक्रिय भूमिका हुई और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे आंदोलन किए जिससे कि अंग्रेजों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। इसी में एक और उनके साथ थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 1916 से 1919 तक अंग्रेजों ने उन्हें रांची में नजरबंद रखा था। इसी क्रम के बीच में उन्होंने अगस्त 1917 में मौलाना आजाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव भी डाली थी। मौलाना आजाद ने अपनी प्रसिद्ध प्रेस अल बेगाम प्रेस बेचकर उससे प्राप्त धनराशि को मदरसा में लगा दिया गया था। प्रश्न जो पूछा गया था कि किन्हें नजरबंद रखा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को नजरबंद रखा गया था। प्रश्न संख्या 9 है आपका, हाल ही में विश्व बैंक ने झारखंड में किशोरियों एवं युवतियों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हेतु $1 मिलियन राशि को मंजूरी दी है। यह किस योजना अंतर्गत है? ऑप्शन ए है आपका तेजस्वनी योजना, बी है आपका निर्भया योजना, सी है आपका महिला विकास समाज के लिए या फिर डी है आपका उज्ज्वला योजना। संबंधित तथ्य देखते हैं। झारखंड की सबसे एक प्रसिद्ध और बहुत ही बोल सकते हैं कि सफलता योजनाओं में उसका नाम आता है, भारत के में उसको गिना जाता है और वो है आपका तेजस्वनी योजना। तेजस्वनी योजना जो राज्य के, इसे नोट कर लीजिएगा, राज्य के 17 जिलों में इसे चलाया जाता है और यह योजना जो है आपका विशेष रूप से किशोरियों और युवतियों के लिए प्रारंभ की गई थी जिनका आयु 14 से 24 के बीच में है। उन्हें आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के लिए तेजस्वनी परियोजना को प्रारंभ किया गया था। विश्व बैंक ने, ऐसे विश्व बैंक तो बहुत बार इस योजना के लिए फंड जारी किया है। 21 जून 2016 को भी विश्व बैंक ने करीब $63 मिलियन की मंजूरी दी थी। इस परियोजना को झारखंड के 17 जिलों में जैसा कि हमने बताया है और करीब इससे 6,80,000
किशोरियों युवतियों को लाभ मिलेगा। आने वाले दिनों में झारखंड सरकार ने, झारखंड गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में करीब 10 लाख युवतियों एवं बच्चियों को इससे लाभ मिलेगा। प्रश्न जो पूछा गया था कि किस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने, एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के आधार पर चलिएगा। अभी एक और प्रश्न हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने बताया था कि विश्व बैंक ने नगर निकायों के लिए भी फंड जारी किया गया है। तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो योजना के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन है कि झारखंड में किशोरियों एवं युवतियों के लिए सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हेतु किस योजना को फंड दिया गया है, तो उसका सही उत्तर बिल्कुल आपका तेजस्विनी परियोजना होगा। नगर निकाय को हम लोग वहां पर सिलेक्ट कभी भी नहीं करेंगे। अगर सिंपल सा दिया रहे तो उसमें कंफ्यूज हो सकता है, तो उसमें यह भी ऑप्शन हो सकता है कि ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी, यह भी ऑप्शन होगा। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर। प्रश्न संख्या 10 है आपका, देवघर बासुकीनाथ स्ट्रीट लाइट परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इस परियोजना का तो नाम से भी आप बता सकते हैं कि ये झारखंड में स्थित है, देवघर बासुकीनाथ स्ट्रीट लाइट परियोजना। चूंकि आपको पता है कि देवघर एक विशेष धार्मिक स्थल है जहां पर लाखों पर्यटक हर साल आते हैं, तो उसे एक अंतर्राष्ट्रीय बोल सकते हैं कि उसे स्थान देने के लिए, वहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इसे प्रारंभ किया गया। जो करीब ये स्ट्रीट लाइट परियोजना है 44 किलोमीटर के मध्य में है और इस पर कुल 20 करोड़ रुपए खर्चा होगा, जिसमें कि केंद्र सरकार करीब 6 करोड़ रुपए देगी और बाकी राज्य सरकार और वहां के जो सांसद है उनके द्वारा ये दिया गया और राज्यसभा सांसद के द्वारा भी दिया गया था, जिसपे खर्च किया गया। इसका उद्घाटन जो किया गया था 2 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उस समय के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा किया गया था। प्रश्न जो पूछा गया था उसमें सिर्फ इतना पूछा गया था कि ये किस राज्य में स्थित है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका झारखंड। प्रश्न संख्या 11 है आपका, वर्ष 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के किस जिले में प्लास्टिक पार्क स्थापना करने की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है आपका देवघर, रांची, बोकारो, जमशेदपुर। संबंधित तथ्य की अगर हम बात करें, देवघर में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से देश का दूसरा, ध्यान रखिएगा, देश का दूसरा प्लास्टिक रिसाइकलिंग केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि देश का पहला इस तरह का केंद्र कहां स्थापित हुआ था? तो इस तरह का पहला केंद्र जो स्थापित हुआ था असम के गुवाहाटी में स्थापित किया गया था। यहाँ पर चूंकि आपको पता है कि प्लास्टिक की वजह से जो पर्यावरण है, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग है, उस पर पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। बहुत सारे राज्यों ने, तो झारखंड भी जिसमें शामिल है, कि प्लास्टिक को बैन कर दिया है, प्लास्टिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी चूंकि जब लॉ लागू होती है तो ऐसा नहीं कि अगले दिन से वो इफेक्टिव हो जाएगा, लॉ लागू से करने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी भी प्लास्टिक मार्केट में आपको मिलते रहते हैं, वो धीरे धीरे हो सकता है कि आने वाले दिनों में खत्म हो। तो उनके रिसाइकलिंग करने के लिए भी सरकार ने इस तरह का एक मुहिम चालू किया है, जो कि एक अच्छी पहल है। केंद्र सरकार ने 20 मार्च 2018 को झारखंड के देवघर जिले में प्लास्टिक पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रश्न जो पूछा गया था कि रांची के झारखंड के किस जिले में इसे स्थापित किया जाएगा, तो सही उत्तर होगा ए, देवघर। प्रश्न संख्या 11 है आपका, हाल ही में झारखंड मंत्रिमंडल द्वारा प्लास्टिक थैला के निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग, मतलब कि प्लास्टिक आप किसी भी तरह से उसका यूज नहीं कर सकते हैं, उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह का क्रिया नहीं कर सकते हैं, को पूरे राज्य में प्रतिबंधित करने की मंजूरी प्रदान की गई। इस प्रावधान का उल्लंघन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की इस धारा के तहत एक दंडनीय अपराध होगा। ऑप्शन है आपका धारा 13, धारा 14, धारा 15 या फिर धारा 16। संबंधित तथ्य पहले देखते हैं, उसके बाद उत्तर को देखेंगे। 5 सितंबर 2017 को उस समय के जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनकी झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। उसी बैठक में उन्होंने राज्य में पूर्णतः पूरी रूप से प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया था। अभी थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस भी किया था प्लास्टिक के बारे में। तो
रूल तो आप देखिए 2017 में लागू हो गया है, लेकिन अभी मार्केट में चाहिए प्लास्टिक आपको अन्य रूप से पैकिंग वगैरह, देखिएगा बहुत सारे दूध के पैकेट आते हैं, ब्रेड वगैरह, तो वो सारे भी आते हैं तो क्या प्लास्टिक में ही पैक रहते हैं, लेकिन उनके लिए अभी तक कोई नियम नहीं बनाया गया है। मार्केट में अभी भी जो थैला पूर्ण रूप से बंद किया गया है, नॉर्मल थैला जो है वो भी उपलब्ध रहता है, तो वो चोरी छिपे अभी भी कार्य हो रहे हैं। तो लो ऐसा नहीं है कि नियम बना दिए तो अगले दिन से लागू होता है, और लागू होने में समाज में बहुत टाइम लग जाता है। अभी देखिए 2020 आ चुका है, स्थिति वैसी ही, हाँ थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन स्थिति अभी भी वही बनी हुई है। यह निर्णय वन पर्यावरण और एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव पर हुआ है, क्योंकि पर्यावरण को इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। इस प्रावधान का उल्लंघन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15, ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आपका 1986 है उसकी धारा 15 के तहत एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। प्रश्न में पूछा यही गया था कि किस धारा के तहत यह दंडनीय अपराध है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो अधिनियम है उसकी धारा 15 के तहत यह दंडनीय अपराध होगा। राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 12 है आपका, झारखंड से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है आपका, मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी झारखंड में व्यक्तिगत श्रेणी के आयकर दाताओं में सबसे ऊपर हैं। बी है आपका, भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने तुर्की के सैमसन शहर में संपन्न तीरंदाज विश्व कप में कांस्य पदक अपने नाम किया। सी है आपका, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। और डी है आपका, उपयुक्त सारे कथन सत्य है। अगर हम बात करें इन सारे कथनों को, ए झारखंड में जो महेंद्र सिंह धोनी है मशहूर क्रिकेटर, वो उन्हें माना जाता है, उनके द्वारा जो रिटर्न फाइल किया जाता है वो इंडिविजुअली सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले पूरे राज्य में है, क्योंकि उनकी इनकम भी इतनी है। दूसरा आपका दीपिका कुमारी जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय तीरंदाज है, जो तुर्की में आयोजित हुआ था तीरंदाजी विश्व कप में कांस्य पदक हासिल किया था, ये भी बिल्कुल सही है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो अभी जनजातीय मामले में के केंद्र सरकार में मंत्री हैं वर्तमान में, उन्हें भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ए, बी और सी तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर बिल्कुल आपका इसका डी होगा, उपयुक्त सारे कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 13 है आपका आज का, झारखंड की जनजातियों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका, मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। बी है आपका, मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। सी है आपका, मुंडा जनजाति को कोल के नाम से भी जाना जाता है। और डी है आपका, उपयुक्त सारे कथन सत्य है। मुंडा जनजाति जो कि झारखंड राज्य की एक बहुत ही बहुलता वाली बोल सकते हैं कि जनजातियों है। अगर हम बात करें ये सारे जो कथन दिया गया है मुंडा जनजाति से संबंधित, वो सारे कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मुंडा जनजाति में जो उनका पंचायत स्थल होता है, पंचायती स्तर पर उन्हें अखड़ा के नाम से जाना जाता है। और जो उनका विशेष रूप से जो धार्मिक स्थल है जिसे हम लोग पूजा स्थल बोल सकते हैं, उन्हें सरना के नाम से जाना जाता है। और जो मुंडा जनजाति है उन्हें अन्य कोल के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल ये तीनों कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त सारे कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 14 है आपका, छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले में रहने वाले लोगों द्वारा 1820 से 1821 में किए गए जनजातीय विद्रोह का नाम क्या था। ऑप्शन है आपका, मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, उरांव विद्रोह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। संबंधित तथ्य का अगर हम बात करें, हो मुंडा विद्रोह जिसे हम लोग हो मुंडा विद्रोह बोलते हैं, खासकर छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिलों में रहने वाले हो जनजाति और मुंडा जनजाति के लोगों ने किया था 1820 से 1822 ईस्वी तक, तथा 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से संघर्ष किया। यह क्षेत्र लगभग, इसमें ध्यान रखिएगा बस इतना ही कि ये जो हो मुंडा विद्रोह हुआ था आपका छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले में, उनमें जो मुख्य रूप से दो जनजाति शामिल थी,
हो जनजाति और मुंडा जनजाति, जो करीब 1820 से 1822 के बीच में हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न जो पूछा गया था कि छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले में जो 1820, 21 या 22, क्योंकि जो आंदोलन चलता है ऐसा नहीं कि वो 1-2 दिन या फिर 10 दिन या फिर 1 महीने चलता है, वो करीब लंबे समय तक चलता है। कोई भी आंदोलन आप देख लीजिए, हो सकता है कि आंदोलन का उग्र रूप जो है किसी एक खास समय के लिए हो, लेकिन एक लंबे समय तक उसका असर देखा जाता है, जब तक कि उसे अंग्रेजों के द्वारा उसे बंद नहीं करा दिया, कुचल नहीं दिया जाता था। और ये जो विद्रोह था हो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 15 है आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। संथाल परगना लैंड टेनेंसी एक्ट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कीवर्ड आपके लिए गलत है। यह एक ऐसा एक्ट है, अगर हम जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को देखें तो आपको ध्यान होगा इससे करीब 5 और 5 10 प्रश्न के लगभग पूछे जाते हैं, और अन्य अधिनियम में वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है। आज से हमने इसे प्रारंभ किया है और आने वाले दिनों में और भी इस एक्ट पर बहुत सारे प्रश्न आपको प्रोवाइड करेंगे, तो इसे रिवाइज करते रहिएगा। ऑप्शन है आपका एसपीटी एक्ट का पूरा नाम संथाल परगना लैंड टेनेंसी है। बी है आपका इस एक्ट को 1947 में, एक्ट या अधिनियम, एक्ट को हिंदी में अधिनियम के नाम से जानते हैं, 1947 में लागू किया गया था। सी है आपका इस एक्ट के तहत किसी भी आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसी के लिए तो देखिएगा हमेशा जोरदार विद्रोह होते रहता है। पिछले सरकार ने इसमें कुछ प्रावधान को चेंज किया था, जिसका उग्र प्रदर्शन भी हुआ था जनजाति समुदाय के द्वारा। वो किसी भी तहत नहीं चाहते हैं कि हमारे जमीन को कोई और ले, तो इसीलिए विद्रोह किया जाता है और ये एक्ट लागू किया गया था। उसके बारे में भी आगे हम लोग देखते हैं। अब इसमें से बताना है कौन सा गलत कथन है। तो सबसे पहले तो हमें संबंधित तथ्य को डिस्कस करना होगा। हम यहाँ पर छोटा सा तथ्य डिस्कस कर रहे हैं, अलग से हम इसके लिए लेक्चर मास्टर वीडियो भी बनाएंगे, वहां पर सारे डिस्कस भी करेंगे। आपको बता दें एसपीटी एक्ट का पूरा नाम संथाल परगना लैंड टेनेंसी एक्ट 1949 है। इस एक्ट को 1949 में ही लागू किया गया था। इस एक्ट के तहत किसी भी आदिवासी जमीन को किसी गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसका मकसद क्या था, आखिर ऐसा क्यों नियम बनाया गया? तो इस व्यवस्था के जरिए आदिवासियों को जो असंतोष को नियंत्रण, जो असंतोष था आजादी के बाद भी, उसको नियंत्रित करना था, क्योंकि उनकी जमीन पहले से अंग्रेज सरकार भी थी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा जमीन इनकी हड़प कर दूसरे समुदाय के लोगों को दे दी थी। तो उनके लिए असंतोष था, उसको खत्म करना था। तो ये नियम बनने से अभी भी है, बहुत सारे जगह ऐसा धांधली होती है, लेकिन उसके लिए नियम भी है कि अगर इस तरह से किया जाता है तो उसके लिए दंडनीय अपराध भी है, जो एक तरह से इस एक्ट का उल्लंघन करने पर आपको सजा भी हो सकती है, पेनाल्टी भी हो सकती है अगर इस तरह से किया जाता है। और इसमें बदलाव पर भी बहुत सारे जो आंदोलन भी आयोजित किए जाते हैं इन समुदाय के द्वारा। जब प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा प्रश्न जो था 3 स्टेटमेंट दिया था, चौथा तो आपका उपयुक्त सारे कथन सत्य हैं। बी को ध्यान से देखिएगा, इस एक्ट को 1947 में लागू किया था, जो बिल्कुल गलत है। 1949 में, अभी हमने जैसा कि बताया 1949 में ये लागू किया गया था। बाकी ए पॉइंट और सी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आज का सेशन आपका कंप्लीट होता है। इसमें हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब अंत में आपका एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसे आपको हम डिस्कस करेंगे। उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट करना है, जिसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे जो स्टडी मटेरियल है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दें, जिसमें कि आपका प्रिंटेड नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स, कुल 25 किताबें। इसमें जो बुक्स होते हैं सारे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि 25 बुक्स हम कैसे पढ़ेंगे, तो जो सिलेबस है उसी के अनुसार आपको सारा बनाया हुआ है और शॉर्ट में है सारा। मतलब कि जो सिलेबस है, किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और उसी आधार पर क्रमवार तरीके से नोट्स को तैयार किया गया है, जिससे कि आपके लिए बर्डन भी नहीं रहेगा। कम समय में आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और सारे एक ही जगह रहेंगे सारे चीज। और जो भी है नए पैटर्न और सिलेबस पर होगा। इसमें करंट अफेयर्स के सेगमेंट झारखंड स्पेसिफिक भी होगा और सामान्य भी। हमारा एक झारखंड टुडे मैगजीन आता है, आपको पता होगा, आपने सब में डाउनलोड भी किया होगा। ये मैगजीन भी साथ में दिया जाता है और आने वाले 6 महीनों तक मुफ्त में भी मैगजीन आपको दिए जाते हैं। झारखंड समान अध्ययन विशेष रूप से इसमें शामिल किया गया है, जिसके करीब
4 से 5 बुकलेट आते हैं और इसमें आपका प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों शामिल होते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारे स्टोर से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। आज का जो अभ्यास प्रश्न है आपके सामने है। दूसरा अंतरराष्ट्रीय कृषि और खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन 2018 रांची झारखंड में किया गया था। भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय कृषि और खाद्य सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया था? मतलब कि हो सकता है कि इसी नाम से न हो, लेकिन इसी स्तर पर बड़े पैमाने पर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि और खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया था, क्योंकि ये झारखंड में दूसरा आयोजित हुआ था, तो पहला कहां हुआ था, उसी का आपको आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश, जिसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक जरूर किया कीजिए। आपके लाइक्स कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, और साथ ही अपना जो सजेशन से कुछ देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 7004579780, इस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमसे वहां पर जुड़ सकते हैं, और साथ ही इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप में फेसबुक पर, और भी इस पर सब्सक्राइबर बढ़ सके। और साथ ही अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, जिससे कि और भी जितने भी वीडियोस हैं और साथ ही आपका लाइव सेशन है उसकी अपडेट मिलेगी, और अलग से जितने भी प्लेलिस्ट बना हुआ है उसके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।